नेपाल में इस समय स्थिति बेहद गंभीर है। पिछले कुछ घंटों में लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर है और ये न केवल राजधानी काठमांडू में बल्कि पोखरा में, विराटनगर में, कई शहरों में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने संसद परिसर का घेराव किया। संसद परिसर में कुछ युवा घुसने में सफल भी हुए, लेकिन जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जब फायरिंग की, तो उसमें अब तक 16 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। काठमांडू, विराटनगर, पोखरा, नेपालगंज, हर जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के आसपास न केवल काठमांडू में न केवल पुलिस को तैनात किया गया है कि अब सेना को भी बुला लिया गया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जैसा आप इन तस्वीरों में इस समय देख भी रहे हैं। जेनजी का यह प्रदर्शन है। जेनजी का यह कहना है एक तो सोशल मीडिया को फिर लागू किया जाए। अभी अभी खबर आ रही है कि पुलिस की गोलीबारी में 4 पत्रकार घायल हो गए हैं। झड़प में एक पत्रकार को गोली लग गई है। काठमांडू में कर्फ्यू का समय अब बढ़ा दिया गया है। पहले रात 10 बजे तक कर्फ्यू था और कई घायलों को इस प्रदर्शन के बीच से एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई थी। नेपाल सरकार ने कोर्ट का आदेश पालन करते हुए यह कहा कि ये जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन सभी को एक इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करना है, डेजिग्नेट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर करना है, कंप्लायंस ऑफिसर करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साबिन गामला नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साबिन, स्थिति लगातार बदलती जा रही है और अभी कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ पत्रकार भी घायल हो गए हैं पुलिस फायरिंग में। आप हमें और ताज़ा जानकारी क्या दे सकते हैं? आपने सही बताया। ये तो जो रिपोर्टिंग हुआ है 4 लोगों का, तो उसका संख्या है। जो अनरिपोर्टेड है वो और भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस और जेनजी जो ये थे, इनके बीच में पत्रकार थे। तो यहाँ से चाहे रबर का गोली हो या दूसरा गोली हो, मेटल का गोली हो, दोनों के बीच में पत्रकार पड़ गए। उसमें ज़्यादातर फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट ये है। इसमें कांतीपुर का एक वीडियो जर्नलिस्ट है, तो और बाकी सब फोटो जर्नलिस्ट इस दरमियान घायल हुए हैं। तो चारों को गोली लगी है, लेकिन अभी उनका स्वास्थ्य स्थिति ठीक है, वो बताई जा रही है। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि ऐसे मूवमेंट में, ऐसे आंदोलन में अपने सेफ्टी मेजर्स को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको सख्ती बरती जाए, इस हिसाब का कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी ज्ञान ना होने पे ये पत्रकार लोग घायल हो रहे हैं। ये आज की बात नहीं, ऐसे पहले भी हम जी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं इस समय काठमांडू से, पुलिस सीधा आंसू गैस के गोले जनता की दिशा में फायर करते हुए दाग रही है। रबर की गोलियां चलानी पड़ी। कुछ खबरें ये भी आई कि पुलिस ने ओपन फायर किया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई और ये दुर्भाग्यवश आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन साबिन, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए क्या कोई उपाय किए जा रहे हैं? क्या किसी स्टूडेंट लीडर से बातचीत करके कि लोग घर जाएं, ऐसा किया जा रहा है? नहीं, मैं पहले प्रश्न का जवाब दूंगा। 5 काठमांडू के 5 जगह पे जो राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के निवास और पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द कर्फ्यू जारी किया है, कर्फ्यू नोटिस लगाई गई है। आपने पहले भी समाचार में बताया कि आर्मी का बख्तरबंद गाड़ी वहां दिखाई दी। इसका मतलब वहां कर्फ्यू है। नेपाल में कर्फ्यू के आदेश का पालना आर्मी करती है, इसलिए आर्मी का तैनाती वहां पे है। पहले दूसरा, आपने कोई भी लीडर के बात की, यहाँ लीडर है ही नहीं, किससे बात करें? मतलब कोई इसका नेतृत्वदायी भूमिका में हो तब बात करे। इसका कोई लीडर है ही नहीं, किससे बात करे? ये स्वतः स्फूर्त आए हुए मूवमेंट है, ये स्वतः स्फूर्त आए हुए, जिसको हम कॉमनली जेनजी बोलते हैं, युवा है, और किससे बात करे?
कोई ना कोई तो उसका लीडर होना चाहिए ना बात करने के लिए। तो कोई नहीं है अभी तक बात करने के लिए, कोई लीडर नहीं है। ये तो कभी कभार हम ये वर्ड पकड़ लेते हैं ना, अंधाधुंध, ऐसा अंधाधुंध वाला बात है ये। जी, तो ये अंधाधुंध अभी तक एकाएक कोई अलग अलग लीडर शहरों में फैल गया, केवल काठमांडू तक सीमित नहीं, कभी विराटनगर, कभी पोखरा, अलग अलग शहरों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आग बिल्कुल जंगल की आग की तरह ये फैल रहा है। और लोग, जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया तो वीपीएन के जरिए, वाइबर के जरिए लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन में हैं। इस बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं? नहीं, अगर आप बिल्ली को कमरे में बंद करोगे, या तो बिल्ली आपको नोचेगी या तो वो बाहर निकलने की रास्ता ढूंढेगी। दो चीज है। पहले से ही आपको एक चैम्बर में, रिसेशन का चैम्बर, नाराजगी का चैम्बर, भ्रष्टाचार का, करप्शन का चैम्बर, नेपोटिज्म का चैम्बर जो पहले से ही था, तो बीच में सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया। तो ये बैंड वाली बात इसको ट्रिगर कर गई। ये नहीं कि बैंड होने के बाद ये आंदोलन उठी, ये नहीं, ये कहेंगे तो ये आधा सच होगा जी। ये बैंड इसको ट्रिगर कर गई। और जो इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है नेपाल में, काठमांडू में, संभवतः प्रधानमंत्री के कार्यालय या निवास पर, उससे क्या निकल कर आ सकता है? उससे क्या भी निकल कर आ सकता है? हाँ, काठमांडू में है पीएम का सरकारी आवास, वहाँ पे अभी बैठक चल रही है। उसके बाद आकस्मिक कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है शाम के 6 बजे। तो वहाँ पे एक निर्णय लिया जाएगा। ये हालात को अपने काबू में रखने के लिए बहुत सारे जगह पे कर्फ्यू का आदेश होगा, ये अंदाजे है। और दूसरी ओर कोई ना कोई, किसी न किसी को नेतृत्व मान के वार्ता में आने के लिए और अपने मांग रखने के लिए कोई भी आह्वान हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से, या उनका कोई प्रतिनिधि या अपना संचार मंत्री या कोई भी मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उसको वो ऐलान करेंगे। ये 2-3 चीज होगा। और तीसरी यहाँ दिखने वाली बात ये है, क्योंकि जो पहले जो माइतीघर मंडला बोलते हैं यहाँ, जो सेंटर पॉइंट में है काठमांडू के, वहां तक तो ठीक था। तो धीरे धीरे करके जब पार्लियामेंट हाउस की तरफ ये मूवमेंट बढ़ने लगी, तो एकाएक ये आक्रोश में तब्दील हो गई। जी। तो यहाँ गवर्नमेंट का अनऑफिशियल 1-2 बात सामने आ रही है, कोई इसके पीछे ट्रिगर कर गई है। ठीक, और क्या ट्रिगर रहा होगा वो, क्या किस तरह का ट्रिगर है? क्योंकि नेपाल में प्रदर्शन तो काफी समय से चल रहे हैं। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं राजशाही को वापस लाया जाए, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से कई विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप है वो बंद हो, और अब ये जेनजी का प्रोटेस्ट। तो इतने प्रोटेस्ट एक साथ कैसे आ गए? इसको हम एक ही जगह पे रख के देख सकते हैं। जी। सबका नाराजगी गवर्नमेंट के ऊपर, लीडर के ऊपर और सिस्टम के ऊपर, उसका आप आवरण में राजशाही वाले बोले या सोशलिस्ट बोले या कोई पृथकतावादी बोले, कुछ भी बोले, दरअसल आधार वही है। रहिए 1 मिनट मेरे साथ, क्योंकि दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं इस समय जो राजधानी काठमांडू से आ रही हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। और पुलिस, आप देख भी सकते हैं, संसद परिसर के आसपास जब वो युवा इकट्ठा होना शुरू हुए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाने शुरू किए, और उसके बावजूद वो आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां जो चलाई गई, उसके बावजूद युवा आगे बढ़ते गए। संसद परिसर पर उन्होंने फिर उसके गेट पर पहले गेट को तोड़ने की कोशिश की। साबिन, खबर यह भी आ रही थी कि गेट में आगजनी हुई और फिर परिसर के अंदर घुस गए, और जो परिसर के अंदर गए वहां गोलीबारी हुई जिसमें 16 की मौत हुई। और क्या यह आंकड़ा दुर्भाग्यवश बढ़ भी सकता है साबिन? जरूर ये आंकड़ा बढ़ सकती है कि ये रिपोर्ट अस्पताल में गए हुए और ले जाए गए घायते और जो इंजर्ड है उसका नंबर है। जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं
वहाँ की हालत अभी भी अनकंट्रोल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उसका नंबर बढ़ सकता है। जो गंभीर रूप से घायल है उस हिसाब से भी नंबर बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में ये 25 के ऊपर जाएगा। और ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि और 2 ही 3 घंटों में। जी जी जी। दूसरी बात जो आपने आधा सच बताई उसको मैं पूरा कर देता हूँ। जी। जो काठमांडू के मेन हाईवे है वहाँ पार्लियामेंट हाउस है जिसको बानेश्वर बोलते हैं। जी। वो पार्लियामेंट हाउस में ये मूवमेंट वाले बोले या जेनजी वाले बोले ये वो दीवार नाम के जाने लगे थे तब पुलिस ने गोली चलाई। जी। वहां जो सेंट्री बैठता है पुलिस का उस पे आग लगाई गई तब पुलिस ने गोली चलाई। तब तक संयमित दिखा इस बार पुलिस। बाद में अगर उनके जान पे आने लगी तो वो गोली चलाएंगे ही, क्योंकि आज ही अपर हाउस जो नेशनल असेंबली बोलते हैं, राष्ट्रीय सभा बोलते हैं, उसका बैठक भी बुलाई गई थी 1 बजे नेपाल के टाइम 1 बजे के आसपास बुलाई गई थी। मान लीजिए उस टाइम वो प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच गए होंगे तो इस हिसाब से भी पुलिस को गोली चलाना पड़ा। बाद में उसको पोस्टपोन किया गया, लेकिन वो खतरे को देखते हुए उन्होंने गोली चलाए। पहले टीयर गैस, उसके बाद रबर की गोली, बाद में अनऑफिशियली कहने लगेंगे तो वो सच में गोली भी दागी गई है। जी। लेकिन अच्छा साबिन ये बताइए, नहीं यही बात जो आप इस समय बता रहे हैं यही हम लोगों ने भी जो रिपोर्ट्स नेपाल से आ रही हैं उसके हवाले से बताया था कि गेट पर आगजनी हुई, फिर कुछ लोग अंदर गए और फिर गोलियां चली। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो सरकार का दावा है कि बिग टेक से कहा गया था, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी की, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हो, उन्हें कहा गया था कि नेपाल की सरकार के आदेश का वो पालन करें, एक कॉन्टैक्ट पर्सन बनाए, कंप्लायंस ऑफिसर बनाए, रिड्रेसल ऑफिसर बनाए। उस पर बिग टेक ने कोई जवाब सरकार के मुताबिक नहीं दिया। ऐसा क्यों? तो सरकार का कदम गलत कैसे है प्रतिबंध लगाने का? सरकार की तरफ से या हम उस हिसाब से देखेंगे तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जो नेपाल के संविधान और कानून के तहत कोई भी विदेशी कंपनियां यहाँ रहेंगे, काम करेंगे और उसका कोई भी ऑफिशियल असर रहेगा तो यहाँ के कानून के मुताबिक उसको कहीं डरता होना, सूचीकरण होना या जवाबदेही बनना, अकाउंटेबल होना जरूरी है। ये कंपल्सन है, ये दुनिया भर की रीत है। अगर वो नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट बैन करेगी, वैसे तो नहीं छोड़ेगी ना, कहीं भी नहीं छोड़ेगी, वो बैन करेगी या कोई मेरे तो साथ उसके ऊपर जेनजी के इस प्रदर्शन को अभी इस समय इस पर एक प्रतिक्रिया भी आ रही है। जेनजी का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, युवाओं का प्रदर्शन, उसको लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने क्या कहा? उन्होंने इसे एक सुनियोजित जेनजी विद्रोह बताया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन नेपाल की सरकार अराजकता, अहंकार और अपने देश के अपमान के खिलाफ है। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या जानकारी नेपाल से समय निकल कर आ रही है? कुछ रिपोर्ट से कह रही है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात दिक्कत ये थी गौरव की कल से ही ये बात पता थी कि जेनजी का प्रोटेस्ट होना है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हिंसक हो जाएगा ये शायद सरकार को भी अंदेशा नहीं था। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है, पार्लियामेंट के आसपास के इलाकों के अंदर करीबन 2 कॉलम्स आर्मी की तरफ से लगाए गए। हालांकि आर्मी की तरफ से कहा गया कि हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको रिक्वेस्ट की थी, इसके बाद हमने डिप्लॉयमेंट की गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काठमांडू के आसपास के इलाकों में। लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण हो रही है, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो मैकेनिज्म डिप्लॉय किए जा रहे हैं वो पुख्ता नहीं है। सुरक्षा बलों की आप संख्या की बात कर लीजिए, लगातार जो बातचीत करने की बात की जा रही है, क्योंकि किसी भी इस प्रोटेस्ट का कोई एक चेहरा नहीं है जिससे बातचीत सरकार कर सके, जिसको इन्वॉल्व कर सके। तो शायद यही बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। हालांकि जो घायलों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ये भी कहा गया कि करीबन 12 से 14 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, और ये भी कहा गया कि 100 से ज़्यादा लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट के अंदर घायल हो गए हैं। लेकिन अभी कल के लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कल इससे ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं जेनजी, अगर सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला या फिर कोई रोल बैक नहीं किया गया इस कानून को लेकर। सुमित रहिए मेरे साथ।